to Hot Mic, our special from Ground Zero in Bihar. We're tracking the latest developments in the big Bihar election 2025. And every day I'm bringing to you leaders from across party lines and asking them what do they have in store for the future of Bihar and what assurances, what promises are they making to the people of Bihar. आज हमारे साथ इस शो में एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम कम से कम मैथ पढ़ने वाले हर बच्चे के जुबान पर होता है। हमारे साथ है वरिष्ठ मैथमेटिशियन केसी सिन्हा जी, जो कि कुम्हरार सीट से जन स्वराज पार्टी के लिए प्रत्याशी हैं और शिक्षा का मुद्दा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल राजनीति के अंदर, जहां पे चुनाव हमेशा से जातिगत समीकरण और धर्म के नाम पर भी कभी न कभी देखने को मिला है। सो बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके इस चैनल के माध्यम से इस चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, मैथ से राजनीति का सफर नया सफर है आपके लिए, लेकिन आप तो एग्जाम देने में माहिर हैं। ये एग्जाम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा, इसलिए कि गणित तो हर जगह होता है और राजनीति में तो गणित का कुछ ज्यादा ही उपयोग होता है। सबसे ज्यादा उपयोग राजनीति में होता है। मुझे लगता है कि राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो अच्छे गणितज्ञ भी होते हैं, क्योंकि जैसे हम बड़ी बड़ी पार्टीज को देखते हैं वो पहले गणित ही देखते हैं कि भाई कौन सा कहाँ पे क्या कास्ट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कहाँ। तो ऐसा कुछ सोच के आप भी चले होंगे? बिल्कुल, राजनीति में तो गणित लोग बैठाते रहते हैं कि कौन सा गणित बैठाए हैं ताकि हमारे फेवर में लोग हो जाएं, हमारे फेवर में लोग वोट करें। और हमारी पार्टी जो है वो प्रशांत जी डाटा के मास्टर हैं। जी जी। और उनको और अगर गणित उसमें शामिल हो जाए तो डाटा का मास्टर यानी टेक्नोलॉजी वाले और गणित, ये दोनों मिलाकर के बिहार के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे, बिहार को विकसित प्रदेश बना पाएंगे। जी, कुम्हरार से आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं। पाटलिपुत्र कहा जाता था कभी, ये वो धरती है जहां से बिंबिसार जी ने जो है अपना जो है कर्तव्य पथ शुरू किया। उसके बाद जो है हमने देखा अजात शत्रु जी आए। बहुत ही पौराणिक और बहुत ही जिसको बोलते हैं कि वृहद इसका जो है एक इतिहास रहा है। ऐसी स्थिति में आज जो परिवेश है उसमें क्या बदलाव लाने की जरूरत महसूस करते हैं इस हिस्टोरिक एक क्षेत्र के लिए? देखिए, ये क्षेत्र बिहार तो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध रहा है, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ थे। और यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में 2 विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय। और हम लोग देखते हैं कि गांव देहात के गरीब परिवार के बच्चे काफी संख्या, हजारों हजार की संख्या में बाजार समिति, मुसल्लापुर हाट और नया टोला में आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इस क्षेत्र को शिक्षा का केंद्र के रूप में अगर डेवलप हो जाए तो काफी विकास होगा इस क्षेत्र का भी और हमारे प्रदेश का भी। लगभग 70 किताबें आपने लिखी हैं सर, और मुझे लगता है कि मैथ्स पढ़ने वाला हर स्टूडेंट जानता है इस नाम को। आईआईटी जो भी क्लियर करने का प्रयास करता है, आईआईटी के लिए जो भी प्रयासरत होता है, वो जरूर आपकी किताबों से है जो गुजरता है। लेकिन फिलहाल जो है हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आज भी जो चुनाव है वो जातिगत मामलों पर होता है। कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति भी अब आ गई उसके अंदर। कैसे ऐसे स्थिति में एक मैथमेटिशियन अपने आप को कहाँ पाता है? कहीं ना कहीं लगता है कि जहां जिस राह पर हम चल रहे हैं थोड़ा मुश्किल हो सकती है। नहीं, देखिए, जनता आजकल की बहुत होशियार हो चुकी है और टेक्नोलॉजी का जमाना है। पहले इतना इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं होता था, महीनों लग जाता था इंफॉर्मेशन पहुंचने। लेकिन अभी तो सबों के पास सारा इंफॉर्मेशन है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या वादा कर रहा है, वादा को कैसे पूरा करेगा, ये सारा इंफॉर्मेशन लोगों के पास है। तो लोगों को समझाना बहुत आसान हो गया है। और युवा पीढ़ी जो बिहार के हैं वो बहुत समझदार है। बुजुर्ग लोग तो हैं ही हैं समझदार, युवा पीढ़ी में बहुत उत्साह है, ऊर्जावान है और बहुत समझदार है। इसलिए लोग समझ रहे हैं कि बदलाव लाना जरूरी है और हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। जी, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? शिक्षा का तो एक मुद्दा है ही, और अन्य कौन कौन से मुद्दे हैं? शिक्षा का मुद्दा पहला है मेरे लिए। दूसरा है रोजगार, रोजी रोजगार का अवसर बढ़े। और तीसरा मुद्दा है कि पलायन रुके,
तो पलायन दो तरह का होता है। एक तो उच्च शिक्षा के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ के इंस्टीट्यूशन उस स्तर का अगर नहीं है, बाहर जाएंगे, तो बाहर जाएंगे। दिल्ली जाते हैं, हर जगह जाते हैं। नौकरी के लिए योग्यता के अनुसार नौकरी यहाँ नहीं मिल पाती। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, कोई इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के आया, इंजीनियरिंग का कंप्लीट करके आया कोर्स, और उसको यहाँ लाचारी में, नौकरी तो है नहीं उस स्तर का, तो उसको लाचारी में परिवार चलाने के लिए, परिवार का भरण पोषण करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर या फोटो स्टेट का दुकान खोल लेता है। ये तो उसके स्तर का नहीं है, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। तो अगर बिहार में असीम संभावनाएं हैं, अगर इसको बेंगलुरु, नोएडा, हैदराबाद, पूना और गुड़गांव जैसा डेवलप कर दिया जाए, तो कंपनियां यहाँ आएंगी और यहाँ रोजी रोजगार का, कल कारखाने भी खुलेंगे, रोजी रोजगार का अवसर बढ़ेगा, और जो हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ नौकरी उनके योग्यता के अनुसार नहीं मिल पाता है, वो बाहर जाते हैं, वो यहीं रहेंगे और अपने प्रदेश के विकास में योगदान दे पाएंगे। ये पलायन का मुद्दा, नौकरियों का मुद्दा, महागठबंधन भी लगातार इसको उठा रहा है। अब जो है हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी है, उसको भी कहीं ना कहीं अपना एक पिच जो है बदलना पड़ रहा है, क्योंकि महागठबंधन ने एक बहुत बड़ा एक अश्योरेंस दे दिया। उन्होंने कहा कि हम हर घर में जहां सरकारी नौकरी नहीं है, एक सरकारी नौकरी देंगे। गणितज्ञ आप हैं, बताइए कैसे होगा? जनता ने उनको काफी समय दिया है। एक गठबंधन को 15 साल का और इसको एनडीए को 20 साल का लगा। 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से का वक्त दिया है जी। जो करना था हो जाना चाहिए था। और ये पलायन की बात तो शुरुआत जनसुराज ने किया, और अब वो मुद्दा बन चुका है। लोगों, जहां भी लोग, दूसरे पार्टी के लोग भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप पलायन कैसे रोकिएगा, रोजी रोजगार का अवसर कैसे पैदा कीजिएगा। तो हमारी पार्टी केवल वादा नहीं करती है, वादा को कैसे निभाएंगे, ये रोड मैप भी हमारे पास। जैसे आपने कहा कि हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी कितना है? मैक्सिमम है 24 लाख, और उसमें सब लोग रिटायर्ड तो नहीं कर गए हैं, उसमें भरे हुए भी है। सारा नौकरी जो है स्थान खाली तो नहीं है कि आप भर दीजिएगा, और उसके लिए धन कहाँ से लाइएगा? तो सरकारी नौकरी से ये हर परिवार, एक एनालिसिस था कि बिहार का जो बजट है वो इतना नहीं है कि वो इस वादे को पूरा कर पाए। बजट भी लगा दीजिएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये इसके अंदर क्या तिलिस्म है जो ये महागठबंधन का प्रॉमिस है? ये देखिए, गणित नहीं लगाए लोग, डाटा नहीं है उनके पास। डाटा होना चाहिए ना, कितने परिवार है हमारे यहाँ बिहार में और उसमें क्या खर्च लगेगा। तो डाटा और गणित, ये दोनों का अभाव उन लोगों ने इन दोनों को ध्यान में नहीं रखा, और हम दोनों को ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यहाँ कंपनियां बाहर से आएंगी, कल कारखाने लगेंगे, रोजी रोजगार का अवसर बढ़ेगा, नौकरी का अवसर बढ़ेगा, और तब हम सरकारी नौकरी, लेकिन ऐसा कैसे होगा सर? दोनों मिलाकर, प्राइवेट में भी बहुत अच्छा पैकेज भी मिलता है, तो दोनों मिला करके हम वो वादा। लेकिन ऐसा कैसे होगा सर? 116 सीट पे मात्र आपने प्रत्याशी उतारे, सरकार बनाने की स्थिति तो बिल्कुल नहीं है। 116 नहीं, 243 पर। 243 से पहले जो आपने पहली आपकी लिस्ट जो निकली थी 116 की निकली थी, उसके बाद हाँ, तो पूरे बिहार में हर सीट से जनसुराज का प्रत्याशी है। तो और जैसा समर्थन मिल रहा, हमको तो लगता है कि सरकार भी हम बना सकते हैं। लेकिन पहले तो केवल महागठबंधन आप पर जो है हमलावर हो रहा था कि कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी जो है, महागठबंधन कह रहा था कि भाई ये भाजपा की बी टीम है। फिर महागठबंधन वालों ने, फिर एनडीए वालों ने कहना कि जब से प्रशांत किशोर जी ने जो है चोट करना शुरू किया एनडीए के नेताओं पे, तब से भाजपा के नेताओं ने कहने लगे कि ये महागठबंधन की बी टीम है। तो आप किसकी बी टीम है, आप ही बता दीजिए। हम किसी की बी टीम नहीं है, हम ए टीम है। ए टीम है आप। और दोनों जो वोट काटने की बात करते हैं, नहीं, हम वोट बटोरने वाले हैं, और जनता का वोट हम बटोर करके काफी संख्या में हम चुन करके जाने वाले। लेकिन 116 जो सीटें पहले घोषित हुई पहली लिस्ट में, उसमें 61 ऐसी सीटें हैं जनसुराज पार्टी ने जहां अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें जीत का जो मार्जिन पिछले बार का रहा था वो केवल 10% का रहा था। तो राजनीतिज्ञों का कहना है कि ये केवल वोट स्पॉइलर करने का काम कर रहे हैं, वोट खराब करेंगे। वही तो हम कह रहे हैं कि हम तो जीतने वाले हैं, वोट कटवा नहीं बल्कि वोट बटोरने वाला पार्टी है। और लोगों का जिस तरह का समर्थन मिल रहा, युवा वर्ग का समर्थन मिल रहा, निचले तबके पर, निचले पायदान पर जो लोग हैं उनका समर्थन मिल रहा,
तो हमको तो ऐसा विश्वास है कि हम भारी संख्या में जीत करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है सर, अगर वाकई में इतना समर्थन मिल रहा होता तो प्रशांत जी बैकआउट क्यों करते चुनाव से? वो देखिए, हर चीज का हर आपके नेता हैं, सबसे सर्वा वही हैं, आपके फेस तो वही हैं। हर निर्णय का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होता है। हमारी पार्टी नई पार्टी है और इस पार्टी में वो प्रशांत जी अगर एक सीट पर उलझ जाएंगे तो पूरी बिहार में कौन सा पार्टी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि राघोपुर से भी हालत खराब है, खस्ता है, और दूसरी जगह से भी हालत खस्ता है। कौन सी पार्टी है जो पूरे इसीलिए बैकआउट हो गए? किस पूरे बिहार में प्रत्याशी खड़ा किया है, वो जन स्वराज पार्टी है। और उनका इस पर पार्टी के हित में जो बेहतर होगा उन्होंने वही निर्णय लिया। और बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो चुनाव बिना लड़े सत्ता में आते हैं, सिर्फ पर आते हैं। एक बात बताइए, सत्ता की चाबी आप देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका एक एजेंडा भी है, क्योंकि तभी आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अगर सत्ता में आप रहेंगे। क्या चुनाव के बाद आपका रास्ते खुले रहेंगे? जो भी सत्ता में है, चाहे एनडीए आए, महागठबंधन आए, जन स्वराज खुला रखेगा अपने? इसका अपना पॉलिसी है और इसके जो लोग हैं समर्पित लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो और इक्का दुक्का तो हर जगह वैसे होते हैं जो इधर उधर जाते हैं। हम लोग कमिटेड लोग हैं, इसलिए आपके कई प्रत्याशी जो हैं भाजपा को समर्थन दे दिए और वो भी बिल्कुल मंच से। क्या क्या कहें बताइए? तारापुर में हमने देखा। ठीक है, हमने कहा ना कि इक्का दुक्का वैसे लोग होते हैं और नई पार्टी को उतना वक्त नहीं मिला कि डेडिकेशन को उस डेप्थ में जाकर के पहचान कर सके। लेकिन मेजॉरिटी मैक्सिमम यहाँ वैसे लोग हैं जो इसके पॉलिसीज को, इसके विजन को देख करके ज्वाइन। एक जो बार बार आरोप लगा रहे प्रशांत जी, उन्होंने अभी हाल ही में कहा कि हमारे कैंडिडेट को अगवा कर लिया गया, हमारे कैंडिडेट्स को बरगलाया भी, और उनको जो है नाम वापस करने के लिए उनको प्रेशराइज करके, ऐसे 3 जगह पे हुआ है। क्या ये अगुवाई वाला मामला बताइए, क्या हुआ था? जैसा आ रहा है मीडिया में भी, आप लोग भी ले रहे हैं कि जो प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे वो रास्ते से लेकिन किसी दूसरी जगह पहुंच गए। अच्छा, तो कहाँ पहुंच गए? आप वो कहने की भी जरूरत नहीं है, पब्लिक जान नहीं क्यों पब्लिक का आप बताएंगे तभी तो जानेगी ना। पब्लिक जान चुके हैं, वो बतलाने की जरूरत। यहाँ की पब्लिक इतनी समझदार है कि बहुत कुछ बतलाने की जरूरत नहीं, हिचकिचा रहे हैं नाम लेने में, बहुत कुछ बतलाने की जरूरत नहीं है जी आपके। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने तो सीधा सीधा नाम लिया है, उन्होंने गृह मंत्री जी की बात की है। तो जब उन्होंने कह दिया है तो हमारा पक्ष वही है, पार्टी का वही पक्ष है जी। तो फिलहाल जो है कहीं ना कहीं एक ये जो हवा बनी कि जन स्वराज पार्टी आ रही है, लेकिन जो है ये केवल और केवल मामला बिगाड़ेगी, पार्टी स्पॉइलर का काम करेगी, वोट स्पॉइलर का काम करेगी। और खास करके एक एनालिसिस 2 दिन पहले आया कि महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। देखिए वो एनालिसिस जो है, जो एनालिसिस कर रहे हैं उनसे ज्यादा तगड़ा एनालिसिस हमारे पास है। हम डाटा के मास्टर बैठे हुए हैं, गणित वाले बैठे हुए हैं, तो हमारा अपना एनालिसिस है, हम उसी पर विश्वास करते हैं। जी, आपका क्या एनालिसिस है? हमारा एनालिसिस के हम अच्छी खासी संख्या में आए। तो संख्या जब आएगी तो फिर तो आपको गठबंधन करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार कैसे बनाएंगे आप? फिर देखेंगे। अभी तो पब्लिक के बीच देखिए 7 दिन रास्ते खुले रखे हैं। इस टेक्नोलॉजी के समय में 10 दिन 9 दिन का समय छोटा वक्त नहीं होता, बड़ा वक्त होता है। पहले का समय नहीं है कि एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरे जगह जाने में। अभी तो पब्लिक 3 दिन पहले बहुत सारी पब्लिक सीपीआई माले के बहुत वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी, उन्होंने एक बयान दिया है और काफी उन्होंने जोर शोर से इस चीज को उठाया है कि भाई चुनाव के नतीजे आ रहे हैं नवंबर 14 को, ठीक है, और सरकार बनी थी 22 से पहले। ये जो गैप 1 हफ्ते का दिया गया लगभग, ये दिया ही इसलिए गया है ताकि जोड़ तोड़ अच्छे से हो जाए। इस पे आप क्या कहिएगा? वो भी गणित लगा रहे हैं वहां पे। क्या ऐसा हिस्ट्री है कि चुनाव हुआ नेक्स्ट डे सरकार बन गई? ऐसा तो नहीं है। जोड़ तोड़ के लिए खुला रखा है ऑप्शन मिलता, और जोड़ तोड़ के लिए आज का जो समय है इसमें इतना वक्त 1 दिन 2 दिन में भी हो सकता है। ये इसको हम नहीं मानते। ये तो पूरा हफ्ता दे दिया है। कोई बात नहीं है, इसलिए कि बिहार के लोग ईमानदार होते हैं, ज्यादातर लोग तो ईमानदार हैं। इसलिए आप शक की निगाह से नहीं देखिए,
मान करके चलिए कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। उन्होंने ये भी कहा अपने बयानों में कि भाई जन सुराज पार्टी जो है कहीं ना कहीं उसने बिहार की जो राजनीति विचारधारा पर हुआ करती थी, बिहार की वो राजनीति जो लगातार हम देखते हैं जातिगत भी समीकरणों पे होती थी, उसमें कमर्शियलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसमें जो एक भव्यात्मक तरीके से ग्रैंड्योर और जो है मतलब कहीं ना कहीं मतलब उसमें फंड्स की भी बात आती है कि भाई बहुत ज्यादा फंडिंग है, और फिर उसके बाद आप लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना भी पड़ा कि भाई फंडिंग कितना है और कहाँ से आया, पॉलिटिकल एडवाइजरी से आया, सब चीज। तो क्या कमर्शियलिज्म किया है राजनीति का, बिहार की राजनीति में इंट्रोड्यूस किया आपने? हमने कमर्शियल तो पहले से है और जनता बहुत समझदार है। हम एक ही शब्द कहेंगे कि वो सब जनता सब जानती है। जी, लेकिन 250 करोड़ रुपए का कुछ ही सालों के अंदर अर्जन हो जाना, इस पर भी सवाल उठते हैं। अगर वो अर्जित किए हैं तो अपने बुद्धि के बल पर किए हैं और कोई छुपा करके तो नहीं किए हैं। उन्होंने सब सारा चीज डिक्लेयर जाहिर कर दिया आपने। बिल्कुल। तो ये कहीं हम लोग कहते हैं कि स्तर बढ़ना चाहिए। जिसका इनकम 10,000 था उसका इनकम 1 लाख होना चाहिए। तो आप कहिएगा कि ये गलत है, गलत कहीं नहीं है, सही होना चाहिए। कोई छिपा करके नहीं होना चाहिए, सरकार के नजरों में होना चाहिए और सारी जो मशीनरी है सरकार का उसके संज्ञान में होना चाहिए। लेकिन इसीलिए सवाल उठ रहे थे क्योंकि दरअसल पहले भी प्रशांत किशोर जी जो भाजपा के साथ भी रहे, अन्य पार्टीज के साथ भी रहे, उन्होंने सब पार्टियों के साथ काम किया, तो एक जो है एक लेबल कहीं ना कहीं लगा हुआ है कि भाई ये पार्टी को मदद भी कर रहे हैं किसी ना किसी। देखिए, वो सबों के साथ रहे हैं और जब उनके साथ थे, आप अगर कोई बात आप कह रहे हैं आज, तो उस समय तो आपने कहा नहीं, मीडिया तो हमेशा लिखता है। आपको उनकी जरूरत थी। देखिए, आज का युग, जब जदयू में थे, का युग ज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है। इंफॉर्मेशन जिसके पास ज्यादा रहेगा उसी की जीत होगी। आप देखिएगा कि 2 कंट्री में भी वार हो रहा, तो वो पहले वाला कन्वेंशनल वार नहीं कि बंदूक जाकर फ्रंट पर चला रहे हैं, दूसरे तरह का हो रहा। तो यहाँ भी राजनीति में भी उसी तरह का माहौल हो जाता है। तो उस टेक्नोलॉजी का सहारा तो हर लोग ले रहे हैं, हमारी पार्टी भी ले रही है। जब जदयू में थे उस समय भी जब निकले थे तब नीतीश जी ने एक बयान दिया था, आज भी वायरल है, आज भी सब लोग उसको याद करते हैं कि भाई हमने तो जो है गृह मंत्री जी के कहने पर बना दिया था। तो वो एक लेबल लगा हुआ है आज भी एनडीए के साथ का। उस समय तो हम इस पार्टी में थे नहीं, हमको कोई उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए जो आप सुनी है वो हम भी सुने हैं। तो इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम उस बात को जानते ही नहीं है। अंदर देखिए क्या आखिर में वो उनके साथ काम किए हैं, तो सकारात्मक नकारात्मक जो भी हो, वो एक दूसरे के बहुत नजदीक थे जी, उन्हीं के यहाँ रहते थे। तो वो दोनों के बीच की बात है, उस पर हमारा कुछ नहीं। फिलहाल जो है चुनावी रण में आप उतर चुके हैं और देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ कि महागठबंधन की तरफ से हर तरीके की जो भी बयानबाजी आई, और इनफैक्ट एनडीए की तरफ से भी जो बयानबाजी आती थी, कहीं ना कहीं जन सुराज पार्टी को दरकिनार कर दिया जाता था, डिसमिस कर रहे थे, पहचान ही नहीं रहे थे वो है कौन। तेजस्वी जी तो बार बार बोले हैं कौन। तो ये क्यों आपको लगता है, इसके पीछे क्या वजह थी? ठीक है, अभी तक तो वो कहते थे कि है कौन, अब कह रहे हैं कि यही है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि यही है। नहीं, अब तो वो कह रहे हैं कि ये बी टीम है। अब तो वो दोनों खेमे कह रहे हैं बी टीम। बी टीम कोई कैसे हो सकता है, ये तो लॉजिक सही नहीं है। और मैं गणित और लॉजिक दोनों तो गणित नहीं बैठ रहा है, तो ये तो लॉजिक ही गलत है। दोनों का बी टीम कैसे होगा, और हम किसी के बी टीम नहीं है, हम ए टीम है। जी, फिलहाल जो है जिस तरीके से जनसुराज आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि लगातार जो है प्रचार में भी उतर रहे हैं आपके प्रत्याशी, कई जगह पे गए भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जब से प्रशांत किशोर जी ने कहा कि भाई हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, मनोबल गिरा है पार्टी का? क्यों मनोबल? आप युद्ध भूमि में जनरल रहते हैं क्या, जाके बंदूक चलाते हैं क्या? वो तो स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। नहीं, पर जनरल को आगे तो खड़ा ही होना होता है। कभी वार फील्ड में आप फ्रंट पर रहते हैं, लेकिन बंदूक लेकर के दुश्मन पर गोली नहीं चलाते हैं, वो तो दूसरे लोग चलाएंगे। जब फुट सोल्जर खत्म हो जाएंगे फिर। और ये रणनीति देखिए, किसी भी अगर
दो आर्मी है कहा जाता है, एक के पास बहुत सारा गोला बारूद हथियार है, दूसरे के पास कुछ कम भी है, रणनीति जिसकी बेहतर होती है उसी की जीत होती है। तो रणनीति बनाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। रणनीति में क्या पोस्ट पोल के गणित के लिए खुला है आपका दरवाजा? ये हमारा पार्टी उस तरह का है नहीं, ये तो उच्च स्तर पर निर्णय होता है। अभी तो हम एक प्रत्याशी के रूप में उपस्थित हैं जी, और जनता का जैसा समर्थन मिल रहा हम उससे बहुत उत्साहित हैं। फिलहाल जो है जनता का समर्थन आप कह रहे हैं आपको मिल रहा है। सबसे ज्यादा कुम्हरार क्षेत्र के लिए आपको लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोग चाह रहे हैं जिन पे काम हो? देखिए, यहाँ हमने कहा ना कि सड़क की स्थिति जर्जर है, नाली जो गली नाली है उसकी स्थिति बहुत खराब है, जल जमाव रहता है, बरसात में तो नारकीय स्थिति हो जाती है। तो ये प्राथमिकता में आएगा। और जो ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक जाम, वो भी तभी निजात हो पाएगा जब ये कनेक्टिंग लेंस या सड़क की स्थिति अच्छी हो जाए, जल जमाव नहीं हो, यानी जल की निकासी सही तरीके से हो सके, और तब मेन रोड पर भी ट्रैफिक कम हो जाएगा। और हमारा समय, देखिए समय सबका बहुमूल्य है, हर एक किसी तबका का आदमी हो उसका समय बहुत बहुमूल्य होता है, और ट्रैफिक जाम में हम लोग घंटों घंटों फंसे रहते हैं। हाँ, आपको बतला दें कि नॉमिनेशन करने हम 14 तारीख को जा रहे थे, रास्ते में फंस गए, वहाँ 1 घंटा गाड़ी में बैठे रहे, ट्रैफिक में फंसे रहे, नहीं रहा था, 100 मीटर भी नहीं खिसक पाया, पैदल वहां से गए, और जाते जाते 3:10 हो गया, 3 ही बजे तक वहां पहुंचना था, हम नहीं कर सकते, लेट हो गया। हम तो खुद भुक्तभोगी हैं। लेकिन इसको सही करने के लिए तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, सत्ता की चाबी लेनी पड़ेगी। इसीलिए नीति का निर्धारण तो वहां से होता, कार्यान्वयन भी वहां से होता, इसीलिए तो हम शिक्षा के क्षेत्र का अनुभव लेकर इस क्षेत्र में जाना, इसीलिए पोस्ट पोल अलायंस के लिए ऑप्शन ओपन रखना पड़ेगा। राजनीति में सारे ऑप्शन ओपन रहते हैं, लेकिन हम निर्णय उच्च स्तर पर निर्णय होगा। जी, फिलहाल जो है जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने भी लगातार पहले हमने देखा कि तेजस्वी जी की डिग्री पर बहुत सवाल उठाए और कहा कि भाई मतलब नहीं पढ़े हैं ज्यादा, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उनके ऊपर हर तरीके के इसी तरीके के उन्होंने आरोप लगाए, और उनके पोल एफिडेविट्स, पुराने पोल एफिडेविट और तमाम तरीके के दस्तावेज उन्होंने दिखाए कि कौन कौन से चार्जेस हैं, मर्डर चार्जेस हैं, इन सारी बातों को उन्होंने रखा। क्या लगता है कि ऐसे माहौल में एक छवि जनसुराज पार्टी की साफ करने में कामयाब हो पाए हैं कुछ हद तक कि ये बी टीम नहीं है, हम जो हैं हम दोनों पे अटैक कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल बी टीम नहीं है, हम तो कहा कि हम बी टीम नहीं है, हम तो खुद ए टीम है। ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन हम खुद ए टीम है, ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन नहीं, अगर कुछ कहा जाता है तो ये तो ऐसी बात है कि आकर के अपना क्लैरिफिकेशन दे देने बात खत्म हो जाती है। क्योंकि पहले नहीं हो रहा था, पहले महागठबंधन पे ही हमलावर हो रहे थे, अब जब से उन्होंने कहा कि भाई ये बी टीम है और वो सब, तब से जो है मामला बदला है और एनडीए पे भी हमलावर हो रहे हैं। पब्लिक को तो बतलाना ही न होगा, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष होता है, वो पब्लिक के नॉलेज में सारी चीजें हैं और बतलाना होगा, कुछ तो ऐसा कर लोगों के बीच जाना होगा, बतलाना होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि महिलाओं को 10-5 हजार एक बार में दे दीजिए तो कुछ नहीं होगा, उससे रोजगार ऐसा नहीं। नीतीश जी कह रहे हैं मैं 10,000 दे रहा हूँ, और वो तेजस्वी जी कह रहे हैं जीविका दीदियों को हम जो है समाहित कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि बैंक से लोन दिलवाएंगे और आपको 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर जरूरत है रोजगार स्थापित करने के लिए वो दिलवाएंगे, और बैंक तो अपना ब्याज लेगी 10%, लेकिन आपको ब्याज जो ऋण लेंगे उनको 4% देना होगा, और 6% ब्याज हमारी सरकार आई तो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बच्चों के पढ़ाई के लिए तो हमारी सरकार, अगर आप सरकारी स्कूल में के पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, सरकारी स्कूल को भी बेहतर करने का हमारे पास रूट मैप है, अगर संतुष्ट नहीं है तो प्राइवेट स्कूल में तब तक पढ़ाया जाएगा और उसका फी की चिंता आपको नहीं करनी, वो सरकार लेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर से सत्ता की चाबी चाहिए होगी आपको। बिना सत्ता में आए बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, उसका एक लिमिटेशन हो जाता है, उसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। जी, तो ये मान के चले कि
वोट स्पॉइलर हम दोनों का कर रहे हैं या केवल महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे राजनीतिज्ञों का कहना है? वोट स्पॉइलर तो हम है ही नहीं है, वोट कलेक्टर हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं वोट को कलेक्ट करने। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी चुनावी रण के लिए। आप मैथमेटिशियन हैं और मुझे लगता है कि लॉयर्स, मैथमेटिशियंस, डॉक्टर्स सबसे ज्यादा जनसुराज ने ही दिए हैं। वो देखने वाली बात अलग है कि चुनावी रण और बिहार की राजनीति खास तौर पे परंपरागत जो रही है वो कहीं ना कहीं जाति के नाम पर जो है सीमित हो जाती है। लेकिन जनसुराज पार्टी क्या गुल खिलाएगी 14 नवंबर को, ये तो समय ही बताएगा। Keep watching Hot Mic with me, Shikha Salaria, and stay tuned to NewsX. We'll keep bringing you politicians, leaders from across party lines and talk to them about the issues of Bihar and what is resonating within the people of Bihar the most. Stay tuned. Thank you. Keep watching NewsX.